नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 क्या है? किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन का डे होता है। इलेक्शन का डे यानी कि चुनाव का दिन था। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote। शंकरन जैसे ही सो के उठता है, वो देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और जस्ट वोटिंग के लिए जाने वाले हैं। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ क्या होता है? जहाँ पे हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे अपना वोट हम कास्ट करते हैं, वोट देते हैं, उसको हम पोलिंग बूथ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो चाहते थे कि वो पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंचे। वाई शंकरन वांटेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। अब शंकरन जानना चाहता था कि आखिर में जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों थे। Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." Somewhat मतलब किसी तरीके से, impatiently मतलब जल्दी-जल्दी में, तो किसी तरीके से जल्दी-जल्दी में जो उसके ग्रैंडफादर थे, शंकरन को एक्सप्लेन करते हैं कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, कि हम अपने अपना ओन रूलर यानी कि अपना अपना रूलर जो है आज चूज कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। आखिर में कुछ मेन जो थे वो रूलर्स कैसे बने। जैसे हमने सुना होगा ना कि यहाँ के रूलर ये थे, इन्होंने इस इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक शासन किया, रूल किया। तो आखिर में रूलर्स बने कैसे? तो देखते हैं। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स आर सो। देखो, जो हम अपना लीडर चूज करते हैं या रूलर चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू, ये लगभग आज से 50 साल पहले या कुछ ऐसे ही उसकी उसी के इर्द गिर्द स्टार्ट हुआ, कॉमन हुआ। हाउ डिड मेन बिकम रूलर इन द पास्ट। आखिर जब पास्ट में लोग कैसे रूलर बने। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन, द पीपल। कुछ राजा जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, प्रोबेबली वो किसके द्वारा चूज किए गए थे? जन के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा। बट अराउंड 3000 ईयर अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। बट आज से लगभग 3000 साल पहले हमने पाया कि जिस वे में राजा को चूज किया जाता है, उस वे में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। ठीक है, यानी कि जिस राजा को जिस तरीके से चूज किया जाता है, तो आज से 3000 लगभग 3000 साल पहले कुछ हमें उसमें उस तरीके में चेंजिंग दिखे। सम मेन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो अब जो है कुछ आदमी जो थे वो रिकॉग्नाइज कर दिए गए थे एज ए राजा के रूप में। कैसे? बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस, यानी जो राजा था उसने बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस परफॉर्म किया था। सेक्रीफाइस मतलब होता है यज्ञ कराना। ठीक है, तो जो कुछ लोग थे जो कि बड़े-बड़े यज्ञों को परफॉर्म करके, आयोजित करके राजा के रूप में रिकॉग्नाइज हो गए थे, यानी प्रतिष्ठित हो गए थे। दी अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। इसी प्रकार का जो एक रिचुअल था, वो था अश्वमेध या हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, यानी कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही था। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू, अभी अश्वमेध क्या था? अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज में। एक्चुअली क्या होता था उस टाइम जो था, कोई जो राजा था वो एक घोड़े को ऐसे ही छोड़ देता था, फ्रीली उसको मूव करने के लिए, घूमने के लिए छोड़ देता था, और उस हॉर्स को एक राजा का आदमी गार्ड करता था, उसकी मतलब कि उसको गार्डिंग करता था, उस घोड़े के इर्द-गिर्द रहता था वो। बट घोड़े को ऐसा नहीं कि घोड़े को बाँध कर ले जाता था, नहीं, वो छोड़ देता था घोड़े को, और वो उसको गार्ड करता था। इफ द हॉर्स वांडर इंटो द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर ये हॉर्स जो था किसी दूसरे राजा की किंगडम में पहुँच जाता है, ठीक है, और वह उस किंगडम का राजा इस घोड़े को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो उसके बाद उस राजा को इस राजा से क्या करना पड़ता था? फाइट करना पड़ता था। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो वाला दूसरे किंगडम वाला राजा अगर अलाउ करता है, घोड़े को जाने देता है, इट मीन, इसका मतलब दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। इसका मतलब ये होता था कि वह राजा जो कि इस सैक्रिफाइस को परफॉर्म करना चाहता है, वह स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन देन इसके। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो एक किंगडम है, ये यहाँ पे एक दूसरा किंगडम है। ठीक है, समझना इस चीज को। एक किंगडम ए है, एक किंगडम बी है। अब यहाँ का जो राजा, किंगडम ए का जो राजा था, वो सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना चाहता है, तो उसने एक यहाँ पे हॉर्स छोड़ दिया। इस हॉर्स को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया। इसका किंगडम वाला रीजन ए है और इस बी वाले का किंगडम रीजन ए है।
अब ये हॉर्स जैसे जैसे इस वाले रीजन में जैसे ही इंटर किया, अगर ए वाला राजा जो था किंगडम बी का राजा, अगर इस हॉर्स को ऐसे ही जाने दिया, इसका मतलब ये मानता है कि राजा ए जो है इससे ज्यादा स्ट्रांगर है, ये इसके अंडर में रहेगा। बट अगर इसने इसको रोक लिया तो मतलब अब बी किंगडम के राजा को इस ए वाले किंगडम के राजा से के साथ जो है फाइट करना पड़ेगा। ठीक है। These राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। अब फिर इन राजाज को दूसरे वाले किंगडम के राजा को सेक्रीफाइस में, यज्ञ में इनवाइट किया जाता था, विच वाज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन प्रिस्ट, जो कि परफॉर्म किया जाता था, आयोजित किया जाता था स्पेशली ट्रेन प्रिस्ट के द्वारा, हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट। इनको जिनको कि उन प्रिस्ट को रिवार्ड किया जाता था, गिफ्ट दिया जाते थे डिफरेंट टाइप के। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। यानी वह राजा हु ऑर्गेनाइज, जिसने सेक्रीफाइस को आयोजित किया था, ऑर्गेनाइज किया था, वह रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बहुत ही पावरफुल है, और बाकी जो राजा आते थे, बाकी जो लोग आते थे उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। ठीक है। द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। इन रिचुअल्स में जो राजा होता था वो सेंट्रल फिगर होता था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट। सेंट्रल फिगर का मतलब सबसे मेन होता था। ठीक है। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, प्राय उसकी जो एक स्पेशल सीट रहती थी। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, एक थ्रोन रहता था, सिंहासन रहता था, या तो टाइगर स्किन पे वो बैठता था। हिज चैरियटर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटल। चैरियटर मतलब सारथी। ठीक है। यानी जो रथ चलाता है उसको बोलते हैं। तो उसका जो सारथी होता था, हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड, जो कि बैटलफील्ड में उसका कंपेनियन साथी होता था। एंड और विटनेस रहता था हिज एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट मतलब होता है पराक्रम। ठीक है। पराक्रम होता है चैंटेड टेल्स, यानी कहानियां बताता था, कहानियों का गुणगान करता था। ऑफ हिज ग्लोरी, ग्लोरी मतलब महिमा, यानी कि जो सारथी होता था राजा का, जो कि बैटलफील्ड में उनका कंपेनियन होता था। और विटनेस होता था उस राजा के पराक्रम का, मतलब उस राजा ने जो पराक्रम किया उसको देखा था, तो वही विटनेस होता था। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और नॉर्मली उसकी जो राजा की जो ग्लोरी महिमा होती थी उसका वो गुणगान करता था, कहानियों को गुणगान करता था। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। अब वो जो राजा था, जो पराक्रमी राजा था, उसके जो रिलेटिव्स होते थे, रिलेटिव्स यानी उसके जो संबंधी होते थे, स्पेशली उसकी वाइफ और सन्स, उन वाइफ को और उनके सन को, दोनों को एक वैरायटी ऑफ माइनर छोटे छोटे रिचुअल्स जो है परफॉर्म करने पड़ते थे। दी अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटेड spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice। जो अदर राजाज होते थे, दो दूसरे किंगडम के राजा आते थे, सिंपली वे क्या होते थे, स्पेक्टेटर्स होते। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है देखने वाला। ठीक है। जो बैठकर देखते हैं, तो केवल देखते थे। हु हैड टू सिट, जिसको जिनको बैठना पड़ता था, एंड वॉच, और देखना पड़ता था। ठीक है। दी परफॉर्मेंस, आप क्या देखना पड़ता था, राजा का जो राजा जो है सेक्रीफाइस जो परफॉर्म कर रहा है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। प्रीस्ट क्या करता था, परफॉर्म करता था, रिचुअल्स को परफॉर्म करता था, उसके साथ ही वो क्या करता था, सेक्रेड वाटर जो था, जो वो बोलते सेक्रेड वाटर मतलब पवित्र जल का छिड़काव, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना, छिड़काव करता था राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश आर वैश्य आल्सो ब्रॉट गिफ्ट। जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जैसे कि विश, जिसको कि वैश्य बोला जाता है, वो भी जो है कि राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। हाउएवर some people, such as those who were regarded as Sudras by the priest, were excluded from many rituals. However, जबकि जो some people, कुछ लोग, जैसे कि those who were regarded, ऐसे लोग जो कि पृष्ठ के द्वारा एज ए शूद्र रिगार्ड कर दिए गए थे, यानी कि पृष्ठ ने जिनको शूद्र की श्रेणी दी थी, वो है वो वे जो थे, बहुत सारे रिचुअल से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो शूद्र एज ए शूद्र रिगार्ड किए गए थे, यानी कि पृष्ठ ने जिनको शूद्र माना था, या जिनको शूद्र की श्रेणी में डाला था, वो वे लोग जो था कि बहुत सारे रिचुअल से उन्हें क्या किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब वो पार्ट नहीं ले सकते थे। वर्नास, सोर्स बॉक्स में हमको क्या देखना है, वर्नास। चलो वर्नास के बारे में देखते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पे यानी कि इस पीरियड में, नॉर्थ इंडिया में, और स्पेशली जो एरिया ड्रेन किया जाता था गंगा और यमुना रिवर से, इसमें बहुत सारे जो है कि बहुत सारी बुक्स कंपोज की गई। ठीक है। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। नॉर्मली इन बुक्स को क्या बोला जाता था, लेटर वैदिक। क्यों बोला जाता, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेद, अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। बिकॉज दे वर, क्योंकि वे उनको लेटर वैदिक इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि वे ऋग्वेद के बाद उनको कंपोज किया गया था। इन बुक को, जो लेटर वैदिक बुक थी,
लेटर मतलब बाद में, वैदिक मतलब वेद के बाद, तो यानी कि जो इसलिए उनको बोला जाता है क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन हुई थी, उनको जब कंपोज किया गया था वो लेटर ऋग्वेद के बाद किया गया था, जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। These include the सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। अब इन बुक्स में जो दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या आता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अदर और भी बुक्स आती हैं, ठीक है। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। ये जो बुक्स थी इनको कौन कंपोज किया था, प्रीस्ट ने कंपोज किया था। और इस बुक में क्या है, इस बुक में है कि किस टाइप से, किस वे में जो रिचुअल्स हैं वो वे परफॉर्म किए जाएंगे या किए जाने चाहिए। दे आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और सोसाइटी को चलाने के या सोसाइटी के रूल्स भी उसमें कंटेन थे, ठीक है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम, ठीक है। इस टाइम सोसाइटी में बहुत डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स थे, बहुत सारे, जैसे कि प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स क्या थे, रिच थे, अमीर थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, जैसा कि कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी अमीर थे। अदर्स दूसरे जो थे, इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। अदर जो थे, कुछ तो अमीर थे जैसे प्रिस्ट वॉरियर, फार्मर्स और ट्रेडर्स क्या थे, अमीर थे, बट कुछ ग्रुप जैसे कि हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबरर हो गए, फिशिंग फॉक हो गए और हंटर्स एंड गैदरर्स हो गए, ये क्या थे, गरीब थे। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप, जो प्रिस्ट थे उन्होंने लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, कॉल्ड वर्ना, जिनको कि वर्ना बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, वर्नास के अकॉर्डिंग, ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। उनके अकॉर्डिंग जो ईच वर्ना है, चारों वर्ना, उनका डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, उनके डिफरेंट काम, डिफरेंट फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण, जो फर्स्ट वर्ना था वो किसका था, ब्राह्मण का था। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। तो वर्ना में पहला कौन था, ब्राह्मण लोग थे। तो ब्राह्मण का काम क्या था, ब्राह्मण से ये आशा की जाती थी कि वो वेद को पढ़ें और लोगों को बताएं, ठीक है। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस परफॉर्म करें यानी कि यज्ञ परफॉर्म करें, कराएं, एंड रिसीव गिफ्ट, और गिफ्ट रिसीव करें। इन द सेकंड प्लेस कौन आता, सेकंड प्लेस में आते थे रूलर्स, आल्सो नोन एज क्षत्रिय। रूलर्स को और क्या बोलते थे, क्षत्रिय बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। उनसे ये आशा की जाती थी कि वे बैटल्स लड़ेंगे और लोगों को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। थर्ड में कौन आता था, विश आर द वैश्यास, ठीक है। थर्ड में विश या वैश्य आते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, उनसे एक आशा की जाती थी वे फार्मर होंगे, हर्डर होंगे और ट्रेडर्स होंगे। बोथ द क्षत्रियस एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, बोथ जो क्षत्रिय होते थे और जो वैश्य होते थे वो दोनों ही सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। अब लास्ट कौन थे, लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। जो लास्ट वाला वर्ण था वो कौन था, शूद्र प्रजाति की थी, मतलब शूद्र जाति थी। तो शूद्र जो है कि वो तीनों ग्रुप की सेवा करता था और कोई भी रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकता था। ऑफन ओमेन वर आल्सो ग्रुप विद द शूद्रास, प्राय जो ओमेन थी उनको भी शूद्र के ग्रुप में डाला गया था। बोथ ओमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। उस टाइम दोस्तों जो ओमेन थी और जो शूद्र थे उनको अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था कि वे वेद को स्टडी कर सकें, वेद को पढ़ सकें। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। प्रीस्ट ने ये बोला कि ये जो ग्रुप्स है ये बर्थ के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। इसका मतलब है अगर कोई लड़का है, उसके माता पिता ब्राह्मण हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण वर्ण में आ जाएगा। यानी कि अगर मान लो ए और बी है, ठीक है, ये इन दोनों से एक बच्चे की प्राप्ति होती है, एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्राह्मण कास्ट का हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, बाद में कृष्ण ने क्या किया, कुछ लोगों को क्लासिफाई कर दिया, एक अलग वर्ग बना दिया जिनको अनटचेबल बोलते थे, अछूत जात। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, as well as people who help perform burials and cremation। बेरियल्स मतलब जो दफनाने का काम करते हैं, ठीक है। और क्रेमेशन मतलब होता है जो दाह संस्कार जलाते हैं, ठीक है। तो उस अनटचेबल में कौन कौन, कृष्ण ने जो अनटचेबल एक क्लासिफिकेशन किया, तो उन अनटचेबल में कौन कौन लोग आते थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन आते थे, कुछ हंटर्स आते थे, कुछ गैदरर आते थे, और यहाँ तक कि कुछ लोग आते थे जो कि बेरियल्स में दफनाने में, लोगों को दफनाने में मदद करते थे, ठीक है, और दाह संस्कार में भी मदद करते थे। द प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिव। प्रीस्ट ऐसा बोलते थे कि अगर इन लोगों से आप कांटेक्ट कर दिए, टच कर दिए, तो आप पॉल्यूटेड हो गए,
मैंने दूषित हो गया। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो बहुत लोगों ने ये जो सिस्टम था, वर्ना वाला जो सिस्टम था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ब्राह्मण ने जो वर्ना वाला सिस्टम बनाया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। सम किंग्स थॉट दे वर सुपेरियर टू द प्रिस्ट। कुछ राजा लोग की थिंकिंग थी, वे सोचते थे, उनका विचार था कि वे प्रिस्ट से भी सुपेरियर हैं। Others felt that birth could not be a basis for deciding which one of people belong to। और कुछ लोगों को लगा कि जो बर्थ बेसिस बनाया गया है, बर्थ एज ए बर्थ के बेसिस पे वन डिसाइड किया जा रहा है, वो सही नहीं है। ठीक है, यानी किसी के वर्ड को डिसाइड करने के लिए उसका बेसिस जो है बर्थ नहीं होना चाहिए। बिसाइड इसके अलावा some people feel that there should be no differences amongst people based on occupation। कुछ लोग का ये विचार था, ये मानना था कि देयर शुड बी नो डिफरेंस, कोई वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा अमंग्स पीपल, लोगों के बीच में, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के आधार पर। अदर्स फेट लोग दूसरे लोग क्या सोचते थे, दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। अदर लोग सोचते थे कि सारे लोग जो है रिचुअल्स को परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, मतलब सारे लोग को इजाजत हो रिचुअल परफॉर्म करने का, परमिशन हो। एंड अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और कंडेम मतलब आलोचना करना, बुराई करना। लोगों ने और कुछ लोग थे जो कि अनटचेबिलिटी वाली जो प्रथा थी, प्रैक्टिस थी, उसको कंडेम किया। Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of the priest was limited. Also, there were many areas। यहाँ तक कि उस टाइम भी कुछ ऐसे एरियाज थे अपने सबकंटिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंस था लोगों में, वो ज़्यादा शार्प नहीं था, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिस्ट वाज लिमिटेड। जहाँ पे जो पृष्ठ थे, पृष्ठ लोग का जो इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे प्रभाव था, वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कम था। अब आगे देखते हैं जनपदास के बारे में, यानी कि जनपद के बारे में। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being राजा of जनपदास rather than जनाज। यानी वे राजा जो बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस यानी महायज्ञ जो कराते थे या महायज्ञ जो परफॉर्म करते थे, अब उनको जन के बजाय जनपद का राजा रिकॉग्नाइज कर लिया गया। लोग यानी कि जनपद का राजा मानने लगे। The word जनपदा literally means the land where the jana set its foot and settle down। यानी जनपद क्या होता था, लिटरली इसका मतलब ये है कि वह एरिया जहाँ पे लोग बसते थे, रहते थे, सेटल होते थे। सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर सोन ऑन मैप 14 पेज 49 हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पेज 49 में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जनपद हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, एंड अतरंजी खेला नियर एटा। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ कुछ जनपद में कुछ जनपद की सेटलमेंट में एग्जीक्वेशन किया, यानी कि खुदाई किया। जैसे कि पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर जो कि मेरठ मेरठ के नियर में है, मेरठ के नजदीक में है, और अतरंजी खेरा जो कि एटा के रेंज में। दोनों लास्ट दो जो है कहाँ पे है, एक हस्तिनापुर वाला और एक अतरंजी खेरा है, दोनों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दे फाउंड दैट पीपल lived in huts and kept cattle as well as other animals। उन्होंने जब खुदाई किया, कहाँ कहाँ पे खुदाई किया उन्होंने, पहला तो पुराना किला दिल्ली के पुराने किले में, दूसरा हस्तिनापुर जो कि मेरठ के नियर में, तीसरा अतरंजी खेरा जो कि एटा के नियर में है। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि लोग जो है झोपड़ी हट मतलब झोपड़ी है, तो झोपड़ी में रहते थे, और वे कैटल के साथ साथ अदर एनिमल्स भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रो अ वराइटी ऑफ क्रॉप्स। वे कुछ वराइटी ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन, सेसम एंड मस्टर्ड। ठीक है, जैसे पेंटेड ग्रे वेयर, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर दिख रहा है। ठीक है, दे मेड अर्थन पोट्स। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पोट्स मतलब बर्तन। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर। इनमें से कुछ तो ग्रे कलर के होते थे, और जो अदर्स होते थे वो रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। एक अदर जो स्पेशल टाइप की पोट्री इस प्लेस पे, इस साइट पे मिली है, वो थी पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये थी पेंटेड ग्रे वेयर। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, आप नाम से पता चलता है, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन। ये जो ग्रे पॉट्स थी, इन पे डिजाइन पेंटिंग होती थी, डिजाइन बना होता था। यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न होते थे। ठीक है, अब देखते हैं महाजनपदास के बारे में, यानी कि महाजनपद के बारे में। अबाउट 2500 ईयर्स को, लगभग आज से 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। कुछ जनपद ऐसे थे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए अदर जनपद के कंपैरिजन में, एंड वर नोन एज महाजनपदास, और उनको महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा।
सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, जैसा कि मैप 4 में देखें कुछ इसमें महाजनपद जो है दिए गए हैं, जैसे मगध हो गया, कोसला हो गया, ठीक है, ये सब क्या थे, महाजनपद थे। मोस्ट महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी, ज्यादातर जो महाजनपद होते थे दोस्तों उसकी एक कैपिटल सिटी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, इनमें से बहुत सारी जो सिटीज होती थी फोर्टिफाइड, जो कैपिटल सिटी होती थी वो फोर्टिफाई होती थी। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, इसका मतलब वो जो फोर्टिफाइड का मतलब क्या है कि एक उस कैपिटल सिटी के अराउंड में एक बहुत ही बड़ी वॉल वुड ब्रिक और स्टोन की बनी होती थी, ठीक है। आगे क्या था, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो फोर्ट्स क्यों बना जाता है, किलाबंदी क्यों कराई जाती थी, फोर्ट्स इसलिए सब प्रोबेबली उन्होंने माना कि संभवतः ऐसा होगा, फोर्ट्स जो फोर्ट थे इसलिए बनाए जाते थे कि लोग डरते थे दूसरे किंगडम के राजा के अटैक से, ठीक है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या फोर्ट्स बनाए जाते थे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. अब ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा भी होगा, कुछ रूलर तो ऐसे थे वे इतनी लार्ज टॉल और इम्प्रेसिव वॉल अपने कैपिटल सिटी के अराउंड बना के ये दिखाना चाहते थे कि वे कितने अमीर और कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजिली बाय द किंग। और इस तरीके से क्या होगा कि जो लैंड या जो लोग उस इनसाइड फोर्टिफाइड एरिया के अंदर होंगे उनको इजिली कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी कि एक बार देखो, आप एक बार सोचो, अगर यहाँ पे किसी राजा का किंगडम था, उसने इस कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड करा दिया, मतलब चारों ओर से बड़ी बड़ी वॉल्स, बहुत मजबूत वॉल्स बना दी, तो इसको कंट्रोल करना ज्यादा इजी होगा कंपेरिजन देन जहाँ पे कोई वॉल्स बनाया ही नहीं है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। देखो इतनी ह्यूज वॉल्स बनाने के लिए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग चाहिए, यानी बहुत ही प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, हजार नहीं तो लाखों ब्रिक्स और स्टोन जो थे प्रिपेयर करने पड़ते थे। दिस इन टर्न मीन एनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब एनॉर्मस लेबर यानी कि श्रम रिक्वायर्ड था, जो कि पॉसिबली कौन देता था, जो कि थाउजेंड्स ऑफ मेन वुमेन और चिल्ड्रन करते थे। मतलब इस ह्यूज वॉल्स को बनाने में हजारों मेन वुमेन और चिल्ड्रन ने परिश्रम किया होगा। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इन सारी चीजों के लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। द न्यू राजा नाउ बिगम मेंटेनिंग आर्मीज, जो अब नए जो राजा हुए वे अब आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट कर दी। मेंटेन करना मतलब रखना स्टार्ट कर दिए। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी, जो सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरी मिलती थी। एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और राजा जो है उन सोल्जर्स को रेगुलर बेसिस पे पूरे साल जो है रखता था सैलरी पे। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स, कुछ जो पेमेंट्स थी वो संभवतः पंच मार्क कॉइन के रूप में दी जाती थी, पेमेंट की जाती थी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 8 में हम जाएंगे, इन कॉइन्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पंच मार्क कॉइन यहाँ पे दिया है। पंच मार्क कॉइन क्या होता है, पंच मार्क कॉइन्स आर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, अदर कट आउट ऑफ मेटल शीट आर मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबल्स। यहाँ पे जैसे आप ग्लोबल्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये है पंच मार्क कॉइन। तो जो पेमेंट होता था इसी पंच मार्क कॉइन के रूप में दिया जाता था, ठीक है।